हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण तिवारी। जीव विज्ञान की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेनेटिक्स के अंतर्गत जीन इंटरेक्शन या जीन अन्योन्यकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एपिस्टेसिस और हाइपोस्टेसिस ये दो शब्द क्या होते हैं। किसी जीन के संभावित दो एलील्स हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दो एलील्स मान लेते हैं हम, कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसी तरह से एक और जीन है जिसके दो संभावित एलील्स मान लेते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। हमें ये पता है कि कैपिटल टी डोमिनेंट फॉर्म को दर्शा रहा है और स्मॉल टी रेसेसिव फॉर्म को दर्शा रहा है। उसी तरह से कैपिटल ए भी डोमिनेंट फॉर्म को और स्मॉल ए रेसेसिव फॉर्म को दर्शा रहा है। कैपिटल टी की मौजूदगी में स्मॉल टी यानी जो रेसेसिव फॉर्म है वो अपना फिनोटाइप शो नहीं कर पाता। ठीक उसी तरह से डोमिनेंट ए की मौजूदगी में रेसेसिव स्मॉल ए अपना फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाता। यदि ऐसा हो, एक नॉन एलेलिक जीन दूसरे नॉन एलेलिक जीन के फिनोटाइप को शो होने नहीं दे रहा है, फिनोटाइपिक लक्षण शो नहीं हो पा रहा है, वो हाइपोस्टेटिक जीन कहलाएंगे। और जिनकी वजह से इनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो नहीं हो पा रहा है वो एपिस्टेटिक जीन कहलाएंगे। तो इस तरह से एपिस्टेसिस और हाइपोस्टेसिस ये दो चीज़ें एक साथ होती हैं। अगर हम इनकी परिभाषा देखें तो ये इस तरह से होगा। अब हम लोग प्रबलता या एपिस्टेसिस के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला जो एपिस्टेसिस का प्रकार है वो है प्रभावी प्रबलता, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो 12:3:1 आता है। जबकि मेंडल के अनुसार डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 आना चाहिए था। दूसरा जो प्रकार है एपिस्टेसिस का वो है अप्रभावी प्रबलता, जिसमें रेशियो आता है 9:4:3। तीसरा होता है प्रभावी अप्रभावी प्रबलता, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो आता है 13:3। और उसके बाद आता है अनुलिपिक या डुप्लीकेट एपिस्टेसिस, जिसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है डुप्लीकेट रिसेसिव और कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:7। और दूसरा डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाता है, जिसमें 15:1 आता है। और जो अंत में है इसका प्रकार वो है पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:6:1। अगर कोई जीन अपने डोमिनेंट अवस्था में, अपने डोमिनेंट फॉर्म में किसी अन्य जीन के ऊपर एपिस्टेसिस शो कर रहा है तो उस तरह की जो प्रबलता कहलाएगी या एपिस्टेसिस कहलाएगी वो प्रभावी प्रबलता कहलाती है। दूसरी स्थिति, यदि कोई जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में किसी अन्य जीन के ऊपर एपिस्टेसिस शो कर रहा है तो उस स्थिति को हम कहते हैं अप्रभावी प्रबलता। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है। और डोमिनेंट एपिस्टेसिस का उदाहरण हम लोग लेंगे समर स्क्वैश या जिसे कद्दू कहते हैं, कुकुरबिटा पेपो से, जिसके 3 रंग वाले फल बनते हैं, वाइट, येलो या ग्रीन। इन तीनों प्रकार के फलों को बनाने के लिए जो जीन्स जिम्मेदार होते हैं वो दो तरह के जीन होते हैं। एक होता है डब्ल्यू जीन, जो अपने डोमिनेंट या रेसेसिव फॉर्म में होगा, और दूसरा जीन होता है जी जीन, जो अपने डोमिनेंट या रेसेसिव फॉर्म में होगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यदि हमारे पास एक वाइट फ्रूट और एक येलो फ्रूट है। वाइट फ्रूट जिसका जीनोटाइप है डब्ल्यू कैपिटल्स जी स्मॉल्स, और येलो फ्रूट जिसका जीनोटाइप है डब्ल्यू स्मॉल्स जी कैपिटल्स। अब इसमें जो डोमिनेंट हैं डब्ल्यू डोमिनेंट फॉर्म में, ये इस जी के ऊपर एपिस्टेसिस शो करने वाले हैं। इस वजह से जी के द्वारा बनने वाला पिगमेंट, जो कैरोटीन पिगमेंट बनाने वाले हैं जी, जिसकी वजह से येलो कलर आ सकता था, वो इस कैपिटल डब्ल्यू की वजह से, इस डोमिनेंट डब्ल्यू की वजह से
इस जी के द्वारा बनने वाला कैरोटीन यहाँ पे नहीं बन पाता। तो पहली पीढ़ी में आपको केवल वाइट फ्रूट मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू जी के फिनोटाइप को शो होने से रोक देता है, येलो कलर बनाने से रोक देता है। और अगर इनका इंटरब्रीडिंग कराया जाए इन F1 हाइब्रिड प्लांट के, जो पुनेट चार्ट मिलेगा उसके अंदर आपको जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं डब्ल्यू कैपिटल्स हैं, चाहे जी स्मॉल हो या जी कैपिटल हो, उस स्थिति में वो केवल वाइट कलर शो करेंगे। तो 12 जगहों पे आपको केवल वाइट कलर शो होने वाले हैं, यानी जो फल बनेंगे वो सफ़ेद फल बनेंगे। 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे डब्ल्यू स्मॉल में है, इसका मतलब ये रेसेसिव फॉर्म में है, और अपने रेसेसिव फॉर्म में डब्ल्यू जी पर कोई असर नहीं डाल पाता। केवल 3 जगह पे यहाँ पे आपको येलो कलर मिलेंगे। और एक स्थान ऐसा मिलेगा जहाँ पे डब्ल्यूज भी स्मॉल हैं और जी भी स्मॉल है, यानी कि दोनों ही जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में है, जिसकी वजह से जी येलो पिगमेंट नहीं बना पाता, कैरोटीन नहीं बना पाता, और क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पे फल का रंग हरा आता है। अब हम लोग देखते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या है। रेसेसिव एपिस्टेसिस के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे मक्के या मेज का। मेज के कई सारे कलर के दाने बनते हैं, जैसे कि वाइट, रेड, येलो या पर्पल। पर्पल ग्रेन के लिए जो जीन जिम्मेदार होते हैं वो 2 तरह के जीन होते हैं, एक होता है कैपिटल पी और दूसरा जीन होता है कैपिटल आर। पर्पल कलर बनाने के लिए इन दोनों जीन का अपने डोमिनेंट फॉर्म में होना आवश्यक होता है। इसका अर्थ ये है कि इन दोनों जीन में से यदि कोई भी जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में उपस्थित नहीं है तो पर्पल कलर नहीं बनेगा। F1 पीढ़ी में हमें केवल पर्पल ग्रेन वाले मक्के मिलते हैं, क्योंकि इनमें कैपिटल पी और कैपिटल आर दोनों मौजूद हैं। अपने डोमिनेंट फॉर्म में ये जीन मौजूद होने की वजह से पर्पल ग्रेन बनाने में ये सफल हो जाते हैं। अगर इनकी इंटरब्रीडिंग कराएं तो F2 पीढ़ी में जिन स्थानों पे, इस चेकर बोर्ड में जिन स्थानों पे कैपिटल पी के साथ कैपिटल आर मौजूद हो, यानी कि दोनों जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हो, उन स्थानों पे पर्पल रंग के बीज बनते हैं। लेकिन जिन स्थानों पे इन दोनों में से कोई भी एक जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में मौजूद हो और दूसरा अगर डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हो, फिर भी वहाँ पे केवल वाइट कलर वाले बीज का निर्माण होगा। तो इन 4 स्थानों पे आप देखिए, या तो कोई एक जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में है या फिर दोनों ही जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में है। इस वजह से पर्पल रंग यहाँ पे नहीं बन पाते। तीसरी स्थिति, केवल आर अपने डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हो और पी अपने डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद ना हो। इस स्थिति में आर की वजह से रेड कलर के दाने का निर्माण होता है। तो इस चेकर बोर्ड की सहायता से रेसेसिव एपिस्टेसिस में जो रेशियो आया वो है 9:3:4। मक्के के अलावा रेसेसिव एपिस्टेसिस चूहों के कोट कलर में भी शो होता है। इसके बाद हम लोग इनहिबिटरी एपिस्टेसिस को समझने की कोशिश करेंगे चावल के पौधों में एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन के लिए जो जिम्मेदार जीन पी है उसके उदाहरण से। चावल के बीज के ऊपर की इस कोटिंग के 2 कलर हो सकते हैं, या तो ग्रीन या फिर पर्पल। तो ये पर्पल कलर एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के बनने की वजह से होता है, और एंथोसाइनिन बनाने के लिए जो जिम्मेदार जीन है वो होता है पी। पी अपने डोमिनेंट फॉर्म में एंथोसाइनिन नामक वर्णक का निर्माण करता है। लेकिन यदि एक दूसरा नॉन एलेलिक जीन आई मौजूद हो तो पी अपना फिनोटाइप शो नहीं कर पाता, इसके द्वारा पर्पल रंग नहीं बन सकते। तो जहाँ जहाँ पे कैपिटल आई मौजूद हो, पी की वजह से पर्पल रंग नहीं बन सकता। इन दोनों पौधों के हाइब्रिडाइजेशन से F1 पीढ़ी में आपको आई और पी के हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले प्लांट मिलेंगे, जिनका कलर ग्रीन होगा, क्योंकि इस कैपिटल आई की वजह से पी अपना फिनोटाइप शो नहीं कर पाता। इनकी इंटरब्रीडिंग से F2 जनरेशन में जो प्लांट्स प्राप्त हुए, वहाँ पे जिन स्थानों पे कैपिटल आई मौजूद है वहाँ पे
P की वजह से एंथोसाइनिन का निर्माण नहीं हो पाएगा और उन स्थानों पे केवल ग्रीन सीड कोट्स बनेंगे। तो ग्रीन सीड कोट्स यहाँ पे कुल मिलाकर के 13 स्थानों पे बनते हैं। 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे कैपिटल P के साथ स्मॉल आईज मौजूद हैं, यानी कि आई अपने रेसेसिव फॉर्म में होते हैं और P अपने डोमिनेंट फॉर्म में होने की वजह से एंथोसाइनिन बनाने में सफल हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे रेशियो आता है 13:3। अगला एपिस्टेसिस है डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस, जिसमें मीठे मटर के पौधे के फूल के रंगों के ऊपर हम लोग प्रयोग देखेंगे। मीठे मटर या स्वीट पी के फ्लावर के 2 कलर हो सकते हैं, एक पर्पल फ्लावर और दूसरा वाइट फ्लावर। पर्पल कलर या पर्पल पिगमेंट के लिए जो जिम्मेदार जीन होते हैं वो ए और बी जीन होते हैं। इन दोनों के डोमिनेंट अवस्था में होने पर ही पर्पल कलर का निर्माण होता है। यदि इन दोनों जीन्स में से कोई भी एक जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में हो तो उस स्थिति में पर्पल कलर का निर्माण या पर्पल पिगमेंट का निर्माण नहीं हो पाता। अगर इन दोनों वाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर के बीच क्रॉस कराएं तो F1 पीढ़ी में आपको पर्पल फ्लावर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ए और बी अपने डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हैं। इनकी अगर इंटरब्रीडिंग कराएं तो जहाँ जहाँ पे दोनों ही जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में दिखाई देंगे उन स्थानों में फ्लावर का कलर पर्पल आता है। लेकिन जिन स्थानों में केवल एक जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हो या दोनों ही जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में मौजूद हो उन स्थानों पे वाइट कलर आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो आया वो 9:7 आया, यानी कि 9 स्थानों में पर्पल फ्लावर का निर्माण होता है और 7 जगहों पे वाइट फ्लावर का निर्माण होता है। अगले एपिस्टेसिस में हम लोग देखेंगे डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जिसमें हम लोग चावल का एग्जाम्पल लेंगे। चावल के दानों के ऊपर इस तरह से ब्रिसल्स का निर्माण कराने के लिए 2 तरह के जीन जिम्मेदार होते हैं। एक जीन है ए और दूसरा जीन है बी। इन दोनों जीन्स में से कोई भी जीन अकेले ही अपने डोमिनेंट फॉर्म में इन ब्रिसल्स का निर्माण कर सकता है, जिसकी वजह से जो राइस तैयार होंगे वो ऑन राइस कहलाते हैं। दूसरी स्थिति, यदि दोनों ही जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में मौजूद हों, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, यदि दोनों ही जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में मौजूद हों तो ये ऑन का निर्माण नहीं कर पाते, यानी कि ब्रिसल्स यहाँ पे नहीं बनते, जिसकी वजह से जो राइस के दाने बनेंगे, चावल के दाने बनेंगे, वो ऑनलेस होते हैं। यदि इन ऑन राइस और ऑनलेस राइस के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन प्राप्त हो रही है वो ऑन राइस होती है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों मौजूद हैं। यदि दोनों में से कोई एक भी अपने डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हो तो ऑन राइस ही तैयार होंगे। F2 जनरेशन में केवल एक ही स्थिति ऐसी बनती है जहाँ पे ये दोनों ही जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में मौजूद होते हैं और यहीं पर ये ऑनलेस राइस का निर्माण करेंगे और बाकी के 15 जगहों पे ये ऑन राइस का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे ऑन राइस और ऑनलेस राइस के बीच रेशियो आएगा 15:1। अब हम लोग देखते हैं पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन क्या है। पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन का अर्थ है 2 ऐसे जीन जो स्वतंत्र रूप से अपने डोमिनेंट अवस्था में एक ही कैरेक्टर या एक ही फिनोटाइपिक लक्षण को शो करें। इसका एग्जाम्पल हम लोग समर स्क्वैश या कुकुरबिटा पेपो के फल के आकार से लेंगे। कुकुरबिटा पेपो के फल का आकार 3 अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एक स्फेरिकल या गोलाकार का, दूसरा लॉन्ग और तीसरा डिस्क शेप्ड हो सकता है। स्फेरिकल आकार के लिए जो जिम्मेदार जीन होते हैं वो होते हैं कैपिटल ए या कैपिटल बी। ये दोनों ही जीन अपने डोमिनेंट अवस्था में स्वतंत्र रूप से स्फेरिकल आकार दे सकते हैं। यदि ये दोनों जीन एक साथ अपने डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हों तो समर स्क्वैश के इस फल का आकार गोल न होकर के तस्तरी नुमा या डिस्क शेप्ड हो जाता है,
दूसरी स्थिति, यदि ये दोनों ही जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में हो तो उस स्थिति में डबल रेसेसिव फॉर्म में होने की वजह से ये फल के आकार को गोल नहीं कर पाते, बल्कि फल का आकार लंबा हो जाता है। तो ये कहलाता है पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो आता है 9:6:1।